इज़राइल फ़लस्तीनियों का कत्ल क्यों कर रहा है? क्यों इज़राइल फ़लस्तीनियों को भूखा मारना चाहता है? क्यों इज़राइल गाज़ा को अनलिवेबल बना रहा है? और इन सब चीज़ों के वजह से कैसे इज़राइल ये वॉर हारने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और इन सब के जवाब जो है हम एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बजाय इसके कि हम इसमें इमोशनल एंगल लाएं। क्योंकि ऐसे जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहाँ इनोसेंट ह्यूमन बींग्स मारे जाते हैं, तो पर्सनली मुझे इसको एक इमोशनल एंगल से देखना बहुत टैक्सिंग होता है और बहुत डिप्रेसिंग होता है। तो व्हाट आई डू इज़ ट्राई टू लिसन टू दी एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट इसको एनालिटिक्स के नज़रिए से देखते हैं और लोगों को बताते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े स्कॉलर और एक्सपर्ट है जो है जॉन मीराशाइमर। जॉन मीराशाइमर एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और इंटरनेशनल रिलेशंस के बड़े स्कॉलर हैं और शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। और इनका जो है ना कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री बहुत ही उम्दा है और हर बार ये इमोशंस और अपने बायस को साइड में रख करके एनालिसिस करते हैं एंड ही हैज़ बीन राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑलमोस्ट मैंने तो जितना देखा है वो ऑल द टाइम राइट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार है अपने प्रोफेशन को लेकर के। तो हम उनका जो एनालिसिस है उसको देखेंगे और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि इज़राइल ये वॉर हारने वाला है। तो सबसे पहले करंट इवेंट्स समझने के पहले हम ये समझ लें कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि अभी जो इज़राइल है आज की डेट में, वो सिर्फ अब इज़राइल नहीं है, वो ग्रेटर इज़राइल बन चुका है। ग्रेटर इज़राइल इसलिए क्योंकि फ्रॉम द रिवर टू द सी जितनी भी लैंड है वो पूरी लैंड इंक्लूडिंग गाज़ा एंड द वेस्ट बैंक आज की डेट में इज़राइल कंट्रोल करता है। और इस ग्रेटर इज़राइल की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो वो ये है कि रफली 7.3 मिलियन फ़लस्तीनियंस है इसके अंदर और 7.3 मिलियन जूज़ हैं। रफली इक्वल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है इन दोनों एथनिसिटीज़ की आज की डेट में ग्रेटर इज़राइल में। तो इज़राइल के पास ऑप्शंस क्या है? अगर आप देखोगे कि क्या इज़राइल एक डेमोक्रेटिक ग्रेटर इज़राइल बनाएगा? वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक ग्रेटर इज़राइल बनाए और हर सिटीज़न को एक वोट का अपॉर्चुनिटी या राइट मिल जाए तो इट विल नो लॉन्गर बी ए जूविश स्टेट। वो जूविश स्टेट नहीं रहेगा जो कि उनका गोल है और वो जूविश स्टेट रहना चाहते हैं। और तो और जैसे फ़लस्तीनियन हैं, वो फ़लस्तीनियन ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कंपेयर टू जूविश इज़राइली जूविश जो है। तो डेमोक्रेटिक इज़राइल का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी एक सवाल था कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन के फेवर में इज़राइल पहले भी नहीं था, एक्टिवली टू स्टेट सोल्यूशन को किल करता था। और अब अक्टूबर 7 के बाद तो टू स्टेट सोल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इज़राइल फ़लस्तीनी स्टेट अब बनाने कभी नहीं देगा। तीसरी जो स्टेट है वो है अपार्थाइड। अपार्थाइड जो है बेसिकली अब जो सिचुएशन है उसको अपार्थाइड बोलेंगे। अपार्थाइड यानी जिसमें दो अलग अलग टाइप को अलग अलग लोगों को अलग अलग राइट्स होते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोरों को फर्स्ट क्लास सिटीज़न मानते थे, कालों को सेकंड क्लास सिटीज़न मानते थे और उनको इक्वल राइट्स नहीं थे। उसको कहते हैं अपार्थाइड स्टेट, जो कि करंट सिनारियो इज़राइल का है। अब अपार्थाइड स्टेट वो हमेशा रह नहीं सकता क्योंकि दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी आज की डेट में। तो चौथा ऑप्शन जो इज़राइल के पास है वो है एथनिक क्लेंजिंग का। एथनिक क्लेंजिंग यानी वो इतने फ़लस्तीनियों को मारे, इतनी तादाद में मारे कि बचे हुए फ़लस्तीनी खुद भाग जाए वहाँ से और वो जो ग्रेटर इज़राइल है वो डोमिनेटेड रहे जूस के द्वारा। ठीक है। अब प्री अक्टूबर 7 का अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो गाज़ा जो है एक ओपन एयर प्रिजन था। वहाँ पर कोई अंदर फ़लस्तीनी ना बाहर आ सकता ना अंदर जा सकता था बिना इज़राइली अथॉरिटी के, और वो जाने भी नहीं देते थे। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 2005 के पहले गाज़ा में भी सेटलमेंट्स थे इज़राइल के। इज़राइल जैसे कि वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स हैं वैसे गाज़ा में भी थे, लेकिन उनको उन सेटलमेंट्स को प्रोटेक्शन देना इज़राइल गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि बहुत ही हॉस्टाइल एरिया है गाज़ा इज़राइलियों के लिए। इतना आसान नहीं है उसको मैनेज करना। इसीलिए एरियल शरोन जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे, उसने पूरे सेटलर्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया था। और अक्टूबर 7 के पहले नेतन्याहू खुद मेक श्योर करता था कि हमास फंडेड रहें और
हमास जो है तो एक ठीक ठाक लेवल पे गाज़ा को कंट्रोल करे। इस नेतन्याहू का इंटरेस्ट उसमें इसलिए था कि नेतन्याहू नहीं चाहता था कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो दुनिया में, वो उसके फेवर में नहीं था। और जो लेजिटिमेट जो दुनिया जिसको मानती है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, महमूद अब्बास जो था वो उसके सपोर्ट में था। तो नेतन्याहू कि इंटरेस्ट में था कि वो हमास को फंड करता रहे, हमास थोड़ा पनपता रहे, ताकि 2 स्टेट सोल्यूशन वो किल कर जाए। हमास भी नहीं चाहता था 2 स्टेट सोल्यूशन, क्योंकि वो इजराइल को ख़त्म करना चाहता है और इजराइल इनको ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अक्टूबर 7 का जो अटैक है वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि ये क्या करते थे कि जैसे भी थोड़ी बगावत गाज़ा स्ट्रिप में होती थी तो ये थोड़े थोड़े दिन को जा करके वहाँ पे कुछ नौजवानों को, लोगों को मारते थे, हरास करते थे यानी जान से मार देते थे। औरतों को, उनको बच्चों को जाके हरास करते थे टू लेट देम नो कि हुज योर मास्टर, हम तुमको कंट्रोल करते हैं, हमसे डर के रहना। वो डर बना रहे, इसलिए थोड़े थोड़े दिन को जाके मारते थे लोगों को। उसको मोइंग द लॉन ये लोग कहते हैं। जैसे कि लॉन में घास काटनी रहती है ना, वैसे कि भाई घास बढ़ गई थोड़ा कट करके आते हैं, ऐसे वो लोगों को, ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी होती थी। इसीलिए जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ तो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके ऊपर अटैक हो जाएंगे। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि हमास ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना स्पेक्टेकुलर सक्सेस उनको उस अटैक में मिलेगा। अब अटैक हुआ, बहुत एट्रोसिटीज़ इसराइल ने देखी, इसराइल के बहुत लोग मारे गए हमास के द्वारा, और बहुत सारे हॉस्टेजेस भी पहले हमास लेके चला गया। अब जब अक्टूबर 7 के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया और वॉर स्टार्ट किया, और जब वो गाज़ा के अंदर घुस रहे थे, उन्होंने 2 गोल स्टेट किए। उन्होंने कहा कि हम हमास को डिसाइसिवली ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे हॉस्टेजेस वापस लेके आना चाहते हैं। ये तो थे उनके स्टेटेड गोल्स जो उन्होंने कहे, लेकिन उनका रियल गोल क्या था? रियल गोल था टू एथनिकली क्लेंस द पैलेस्टीनियंस। उनको वहाँ पर जाके मारना और इतने फ़लस्तीनियन मारना कि वो बचे हुए बाकी जो थोड़े मोड़े बच जाए वो भाग जाए। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसा कैसे इजराइल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इजराइल की नज़र में एक रैशनलाइजेशन भी है। क्योंकि इजराइल स्टेट बनाने के लिए 1948 में मैसिव एथनिक क्लेंजिंग करनी पड़ी थी इजराइल को, और उन्होंने करी थी। सिमिलरली 1967 में भी बहुत फ़लस्तीनियन मारे, उसको भी एथनिक क्लेंजिंग का दर्जा लोगों ने दिया था। इतने फ़लस्तीनी इजराइल ने मारे थे। और अब जब ये फ़लस्तीनियों को आज की तारीख में मार रहे हैं, तो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म जो इंटरनेशनल कम्युनिटी नेतन्याहू की बनाती है, बोलती है कि इन्होंने कोई फ्यूचर प्लान नहीं बनाया, इन्होंने कोई एंड गेम नहीं बनाया, कुछ बता नहीं रहे कि शूटिंग जब रुकेगी तो उसके बाद करने क्या वाले हैं गाज़ा के साथ, है ना। और यहाँ तक कि इजरायली मिलिट्री के जो कमांडर्स हैं वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि ये वॉर कैबिनेट वाले इनको कोई एंड गोल की बात ही नहीं बता रहे, बोल ही नहीं रहे कि भैया आप क्या करना है, क्योंकि वो प्लान उस हिसाब से करेंगे ना आगे क्या करना है। लेकिन इशू ये है, ये इसलिए आपको नहीं बता रहे, इसलिए इनके पास कोई एंड गेम नहीं है कि एंड गेम यही है कि वो गाज़ा को एथनिकली क्लेंस करना चाहते हैं, वो वहाँ से पैलेस्टीनियंस को हटा देना चाहते, भगा देना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि अब वो कैसे करेंगे? हाउ डू यू डू दिस? हाउ डू यू किल द पैलेस्टीनियंस एंड ड्राइव देम आउट, है ना। सबसे पहले उनका ये गोल था कि इतने पैलेस्टीनियन मारे, इनोसेंट फ़लस्तीनियन, हमास तो गया भाड़ में, हमास को तो छोड़ दिया उन्होंने। इतने फ़लस्तीनियन मारो कि फ़लस्तीनियों को एक पावरफुल इंसेंटिव दो जिसके वजह से वो भाग जाए, अपनी जान बचा के भागने का एक इंसेंटिव दो उनको। इतने लोग मारो कि वो भाग जाए वहाँ से। दूसरा उनका स्टेट एक क्या है, इतने बॉम्ब क्यों मार रहे हैं वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर, कि उनको गाज़ा को अनलिवेबल बनाना है, कि अगर कोई गलती से वहाँ रह भी गया तो वो रह पाएगा ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचाना ही नहीं उनको। देयर गोल इज़ टू मेक गाज़ा अनलिवेबल। और तीसरा सबसे बड़ा टूल जो इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो कर रहे हैं, वो है स्टार्विंग द गाज़ा। वो फूड एड को अंदर घुसने नहीं दे रहे, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं ताकि गाज़ा वाले भूखे मरे और भूख के डर से वहाँ से भाग जाए। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो भी प्रेशर डाल रहा है इजराइल के ऊपर कि भैया खाना और एड अंदर जाने दो, लेकिन इजराइल उसको बहुत अच्छी तरीक़े से रेजिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है ये सब? क्यों उनको भूखा मार रहा है? क्यों अनलिवेबल बना रहा है? क्योंकि वो वहाँ से फ़लस्तीनियंस को भगाना चाहते हैं। तो अब करंट सिचुएशन क्या है? इजराइल ने हमास को हरा नहीं पाया, और इजराइल हमास को हरा भी नहीं पाएगा। उन्होंने ना हॉस्टेज वापस ले पाया आज की डेट में, और
गाज़ा को एथनिकली क्लेंस भी वो कर नहीं पा रहे हैं। और क्या हो गया, क्लेंस नहीं कर पा रहे, हॉस्टेज नहीं ला पाए, हमास को भी ख़त्म नहीं कर पाए, और अब गाज़ा में वो फंस भी गए। ये सारी सिचुएशन इजरायलियों के लिए अच्छी नहीं है। और उसके बाद उनके ऊपर एडिशनल प्रॉब्लम्स है, हिजबुल्ला का थ्रेट है। हिजबुल्ला ने क्या किया है कि नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर बम्बार्डिंग शेलिंग स्टार्ट कर दी है, जिसके वजह से 60,000 इजरायलियों को सेंटर इजराइल में आके रहना पड़ा। और हिजबुल्ला ये कह रहा है कि वो जब तक गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा वो कंटिन्यू करेगा अपनी बम्बार्डिंग इजराइल के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इजराइलियों के लिए। दूसरा ये है कि हूतीज़ भी इन्वॉल्व है, हूतीज़ भी इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, और कहते हैं कि रिसेंटली एक मिसाइल हूतीज़ ने इजराइल के अंदर भी लैंड कर दिया। तो इतना उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट के बहुत सारे मदद के बावजूद इजराइल की जो सिचुएशन है वो वर्स एंड वर्स हो रही है, और वो और ट्रबल में चलते जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ये है कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव नहीं किया उन्होंने। अपार्थाइड स्टेट वो बन चुके हैं, एथनिकली क्लेंस कर नहीं पाए ढंग से। एंड इजराइल और ईरान और यूएस का एक अलग इशू चल रहा है, वो इशू को हम समझते हैं। सबसे पहले इजराइल, ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी अपन अब बैकग्राउंड समझते हैं। अभी तक जो था ना कि ये लोग एक शैडो वॉर लड़ रहे थे प्रॉक्सीज के थ्रू। इजराइल, ईरान और अमेरिका ये आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, ये अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू ये दूसरे के टर्फ पे दूसरी कंट्रीज़ में वॉर लड़ रहे थे। कब तक? अप अंटिल 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में क्या हुआ, इजराइलियों ने ईरान की जो एम्बेसी है डमास्कस सीरिया में वो उन्होंने हिट करी, वहाँ पे कई लोग मारे गए। इसके वजह से ईरान गुस्से में आ गया और ईरान ने थ्रेट्स शुरू कर दी देना कि अब हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। और यूएस का ऐसा था कि यूएस कम्प्लीटली वॉज कॉट ऑफ गार्ड, बोलते हैं कि इजराइल ने यूएस को बताया ही नहीं कि वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। और इजराइल बोल रहा हूँ, यूएस और ईरान दोनों आपस में वॉर नहीं चाहते थे, दोनों आपस में भिड़ना नहीं चाहते, और इजराइल चाहता है कि वो दोनों को भिड़ा दे और अपनी रोटियां सेक ले बीच में बैठ करके। तो यूएस और ईरान ने क्या कहा, और ईरान को रिटेलिएट तो करना ही अब क्योंकि उनके ऊपर हमला हो चुका है। तो क्या किया, यूएस और ईरान ने पहली बार अपने इंटरमीडिएटरीज के थ्रू आपस में बात करके ये डिसाइड किया कि वो इजराइल के ऊपर एक हमला करेंगे, ईरान हमला करेगा बट एक लिमिटेड हमला करेगा। तो अक्टूबर 14 के तारीख को ईरान ने रिटेलिएट करा। यूएस को पता था, दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके ये रिटेलिएशन करवाया ईरान से, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भैया लिमिटेड डैमेज हो। और रफली हाफ मिसाइल्स जो थे, जो ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकी थी इजराइल की तरफ, वो यूएस ने उसको शूट डाउन करा। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा मतलब ये आता है कि इजराइल जो है वो अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर पाया, उसको यूनाइटेड स्टेट की मदद लेना पड़ी ये जो रॉकेट्स थे उसको शूट डाउन करने के लिए। फिर अब इजराइल को अपना फेस बचाने के लिए रिटेलिएट करना था, तो अक्टूबर 19 को इजराइल ने एक ईरान के अंदर एक रडार को उड़ा दिया, और वो उनका लिमिटेड रिस्पांस था क्योंकि इजराइल ने प्रेशर बनाया था, यूएस ने प्रेशर बनाया था इजराइल के ऊपर कि भैया छोटा सा रिस्पांस आपने जवाब देना है, एस्केलेट इसको नहीं करना। तो इन सब चीज़ों से क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं इजराइल, यूनाइटेड स्टेट और ईरान के लिए? सबसे मेन आर्ग्यूमेंट जो जॉन मीराशाइमर का था वो था कि इजराइल इज़ द बिग लूज़र हियर, सबसे बड़ा लूज़र जो है यहाँ पर इजराइल है। क्यों? क्योंकि इजराइल सबसे पहले क्या सिचुएशन होगी, वो गाज़ा में स्टक है आज की डेट में। 2005 में बाहर निकल गए थे लेकिन फिर से वापस पुल इन हो गए हैं, आज की डेट में गाज़ा में स्टक है। उनके पास कोई रास्ता नहीं है वहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि गाज़ा खुद अनलिवेबल बना दिया उन्होंने, पैलेस्टीनियन बाहर नहीं जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब उनको वो गाज़ा रन करना पड़ेगा, हमास के ऊपर भी छोड़ नहीं सकते कि आप फिर से रन कर लो, वो भी उनकी हार रहेगी। तो दे आर स्टक इन गाज़ा, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो डिटरेंस है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो अब वीक हो चुका है। वो वीक इसलिए हो चुका है क्योंकि इजराइल जो है एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसको बोलते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस। एस्केलेशन डोमिनेंस यानी कि इजराइल का एक पॉलिसी रही है कि जब भी अगर कोई हमको हिट करेगा, हम उससे 3-4 गुना इंटेंसिटी से सामने वाले को हिट करेंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि हमको
टच करने का या हम पे हमला करने का जो अंजाम है वो बहुत बुरा होता है। इसको बोलते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस, जो पॉलिसी हमेशा से इजराइल ने इस्तेमाल करी है। इसका एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी है। बोलते हैं कि समर 2006 में हिजबुल्ला ने कुछ इसराइलीज को किडनैप करके मार दिया था। तो इसराइल ने बहुत मैसिवली रिटेलिएट करा था हिजबुल्ला के ख़िलाफ़। तो हिजबुल्ला का जो हेड था नसरुल्लाह, उसने उस टाइम पे कहा था कि अगर मेरे को मालूम होता कि इसराइल इतना ख़तरनाक रिस्पॉन्ड करने वाला है इस चीज़ के ऊपर, तो मैं ये अटैक अप्रूव ही नहीं करता कभी। इसको बोलते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस। और अब प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल के पास एस्केलेशन डोमिनेंस है नहीं। वो एस्केलेशन डोमिनेंस से आज वो ईरान और हिजबुल्ला को डरा नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे हिजबुल्ला अटैक कर रहा है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा है इसराइल। और बोलते हैं कि हिजबुल्ला के पास 1,50,000 रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं आज की डेट में, और वो अपना आर्सेनल डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। और अगर एस्केलेशन डोमिनेंस रहता इनके पास तो आज वो शट डाउन कर सकते थे उस अटैक को, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। दूसरा ये है कि एस्केलेशन डोमिनेंस फेल होने की वजह कि अब इसराइल जो है डिपेंडेंट है ऑन यूएस टू डिफेंड देम, है ना। इसराइल जो है अगर गाज़ा में कोई भी अटैक, कोई भी ऑपरेशन आज की डेट में कंडक्ट नहीं कर सकता विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। अमेरिकन सपोर्ट के बिना, अमेरिकन वेपन्स के बिना वो गाज़ा के अंदर अटैक नहीं कर सकते। अब आयरन डोम जो है, जिसकी बहुत बातें होती थी कि बहुत फॉर्मिडेबल है, बहुत पावरफुल है, आयरन डोम्स ये समझ में आया है अप्रैल 14 के बाद, जब ईरान ने इतने सारे रॉकेट्स आयरन डोम पे शूट करें और पूरे आयरन डोम सब रॉकेट्स को रोक नहीं पाया, अमेरिका को आधे से ज़्यादा रोकना पड़े, तो समझ में आया कि आयरन डोम उतना भी तूफ़ानी चीज़ है नहीं जितना लोग उसको समझ रहे थे। और आयरन डोम का कॉस्ट टू डिफेंस रेशियो भी एक रहता है। क्या होता है ना कि आयरन डोम के जो मिसाइल्स रहते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और जब फॉर एग्जांपल अगर ईरान सस्ते सस्ते ड्रोन्स उनकी तरफ फेंक रहा है ना, समझो $1,000-2,000 के ड्रोन्स उनको फेंक रहा है, और इनको $10,000-20,000 का जो रॉकेट है वो मार के उसको गिराना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो गिरा तो दे रहे हैं, अटैक तो रुक जा रहा है, लेकिन इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत हो जाता है इसराइलीज़ का वो अटैक्स को रोकने में। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं सिर्फ एक अटैक रोकने के लिए। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट टू डिफेंस रेशियो, जो कि बहुत बैड है आयरन डोम का। तो वो वीकनेस भी आज की डेट में लोगों को मालूम पड़ गई है आयरन डोम के। इसीलिए हिजबुल्ला, हूतीज़, हमास, ये लोग क्या करते हैं, ये सस्ते सस्ते रॉकेट, सस्ते सस्ते ड्रोन बना के इसराइल के ऊपर बहुत डैमेज करते हैं। उनको कॉस्ट जो है उनका सेव करने का, अपने आप को बचाने का बहुत बढ़ा देते हैं। अब चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसराइल के पास क्या है कि आज की डेट में इसराइल जो है दुनिया में एक पराया स्टेट बन गया है। इसराइल की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा टार्निश हो गई है। यूएस, अमेरिकन अगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस के जो प्रोटेस्ट है अगर आप देखोगे तो आपको ये एक समझ में आ जाएगा कि कितना बदनाम हो चुका है इसराइल दुनिया की नज़र में। पब्लिक ओपिनियन जो है, और यूएस का, स्पेशल यूएस सिटीज़न का ओपिनियन दुनिया में बहुत मैटर करता है पॉलिसीज़ के अंदर, वो भी इसराइल के लिए गिरता चला जा रहा है। और 56% अमेरिकन ये बिलीव करते हैं कि इसराइल जो है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। ये पोल्स के अंदर भी लोगों को ये पोलिंग कराते रहते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, बोलते हैं कि जो बाइडन का भी जो वोटर है वो भी ये समझता है कि इसराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है गाज़ा के अंदर। तो उनकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये चीज़ हमें समझ नहीं आती क्योंकि हम अमेरिकन नहीं, हम वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन इसराइल को जो है बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस में अमेरिकन्स देखते थे। लेकिन आज की डेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट होने लगा है अमेरिका में अबाउट हाउ दे थिंक अबाउट इसराइल, ठीक है ना। और इसमें और ऐड करने के लिए, ये जो ओपिनियन बनाने के लिए जो हुआ, वो मदद बहुत बड़ी करी उसने, जो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल को लेकर चले गया। और लेके गया तो गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये भी बोल दिया कि देयर इज़ सफिशिएंट एविडेंस टू कंसिडर दैट इसराइल माइट बी कमिटिंग जेनोसाइड। तो ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला, तो बहुत लोग उसको सीरियस लेते हैं और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है पब्लिक ओपिनियन पे। अब यूएस के लिए इसमें क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? यूएस भी यहाँ पे लूज़र है, इतना बड़ा लूज़र नहीं है जितना इसराइल है, बट फिर भी लूज़र है, क्योंकि यूएस की डिज़ायर ये है कि मिडिल ईस्ट में पीस रहे, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक जो है वो इस वॉर से तंग आ चुकी है। उनको वॉर्स नहीं चाहिए, उनको पीस चाहिए। और अमेरिकन्स को मिडिल ईस्ट में स्पेसिफिकली पीस इसलिए चाहिए क्योंकि वो, उनको वहाँ पीस रहेगा तो वो ईस्ट एशिया में
फोकस कर पाएंगे, क्योंकि चाइना उनके लिए आज की डेट में सबसे बड़ा थ्रेट है। और चाइना पे फोकस करने के बजाय अमेरिकन्स यूक्रेन और इजराइल के अंदर स्टक हो चुके हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स में, और वो चाइना के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत बड़ा लॉस है अमेरिकन्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा लॉस ये है कि उनके जो रिश्ते हैं मिडिल ईस्ट में वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, है ना। अमेरिका ने बहुत मेहनत करी, सालों साल डाले कि वो मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखें और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से अपने रिश्ते अच्छे रखें। इसीलिए उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स भी बनाए थे, है ना। अब्राहम अकॉर्ड्स बना के वो इसराइल के साथ मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ के रिलेशन है वो अच्छे बनाना चाहते थे। बहुत मेहनत करी उन्होंने, सब पे पानी फिर चुका है। और आज की डेट में रशिया और चाइना मिडिल ईस्ट में घुस चुके हैं, और इन इश्यूज़ के वजह से ये जो सपोर्ट अमेरिका करता है इसराइल को, बिना क्या बोलेंगे अनकंडीशनल सपोर्ट जो करता है इसराइल, उसके वजह से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो अब रशिया और चाइना से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उनकी बाहों में चले गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू जो अमेरिका के लिए है वो है न्यूक्लियर इशू। कहते हैं कि इसराइल जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि अमेरिका जो है ईरान के साथ एक पैक्ट में था, उसको JCPOA कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने एग्री करा था कि ईरान जो है तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। लेकिन इसराइल के प्रेशर के वजह से अमेरिका को वो डील से वापस आना पड़ा, और इस ईरान ने जो है तो अपना न्यूक्लियर जो गोल्स है न्यूक्लियर वेपन बनाने के, वो फिर से उन्होंने उसके पीछे काम करना शुरू कर दिया। और अब कहते हैं कि उनके पास 6 महीने अगर उन्होंने काम किया तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। और उसके बाद सिर्फ मैटर ये रहेगा कि वो एक डिलीवरी सिस्टम बनाए, जिसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन। तो वो जो अमेरिका नहीं चाहता था वो भी होने जा रहा है। और जॉन मीरशाइमर का कहना है कि इस कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि ईरान इज़ द बिग विनर यार, क्योंकि ईरान जो है आज की डेट में इससे बाहर है कॉन्फ्लिक्ट से। आज भी वो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल खुद घुस गए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, खुद उनके लॉसेस हो रहे हैं। आज की डेट में ईरान जो है उसका चाइना और रशिया के साथ बहुत क्लोजर रिलेशन हो गए, क्योंकि सब एक के साथ आए हुए हैं तो आपस में दोस्त हो गए, सब पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो आपस में उनकी डीलिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो यूएस का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब एक जगह जमा होके यूएस के ख़िलाफ़ जाने वाले हैं। और ईरान जो है आज की डेट में उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि ये जो हुआ है कि जो उन्होंने इजराइल पे हमला किया यूएस की मदद से, यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करके, मदद से नहीं कोऑर्डिनेट करके, और उनको कुछ नहीं हुआ, उनको किसी ने टच नहीं किया। उन्होंने इतने सारे रॉकेट्स हमला उसमें कर चुके हैं। करने के बाद उन्होंने दुनिया में एक स्टैचर भी उनका बढ़ गया कि हाँ वी कैन अटैक इजराइल और हमारा कुछ नहीं हो सकता। प्लस जो सैंक्शंस ईरान की तरफ लगाए थे यूएस ने वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि ईरान इज़ द बिग विनर इन सारी चीज़ में, और अमेरिका और इजराइल जो है तो बहुत लूजिंग कंडीशन में आ चुके हैं आज की तारीख में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो फ़लस्तीन में चल रहा है, इसके वजह से जो जियो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है वो बहुत चेंज हो चुका है, और इसके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत आगे आपको देखने मिलेंगे। वही है, इसीलिए मैं जनरली करंट सिचुएशन से, करंट अफेयर से दूर रहता हूँ। आई टेंड नॉट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन क्या हो जाता है ना, कभी कभी शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग, मैं जब भी कोई यूट्यूब पे, इस पे अपने क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे लोग मैसेजेस भेजते हैं, तो बहुत ही इमोशनल टाइप के मैसेजेस रहते हैं वो फ़लस्तीनियों से रिलेटेड, जो कि ठीक है, वो गलत तो है नहीं उसके अंदर कुछ, लेकिन आई पर्सनली मेरे को उससे वो देखा नहीं जाता, क्योंकि इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। तो आई टेंड टू वॉच इट एनालिटिकली। जब आप एनालिटिकली किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो सिचुएशन ज़्यादा समझ में आती है, और आपका क्लियर माइंड रहेगा तो आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देख पाओगे। और बहुत सारी सिचुएशन में चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको उन चीज़ों के ऊपर जीत हासिल करनी है या उसके बारे में सही मैसेज सोसाइटी में पहुंचाना है। तो दैट इज़ वाई आई लिसन टू सच पीपल। और वन ऑफ द गोल्स मेरा इस पॉडकास्ट का ये रहेगा कि मेरे ऑडियंस को मैं इंट्रोड्यूस करूँ ऐसे इंडिविजुअल से जो बहुत ही इंटेलेक्चुअली तो ठीक है, इंटेलेक्चुअली तो बहुत लोग हाई होते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन की तरफ बहुत ईमानदार है। कि ये अगर जॉन मीरशाइमर जो है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो ही इज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू हिज कोर,
है ना, बहुत ही ईमानदारी से अपना प्रोफेशन करते हैं, तो ऐसे लोगों की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड हमारा भी काम है कि ऐसे लोगों को अपने लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाए।